आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे भयानक टकराव की जब एक नई उठती हुई ताकत ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी से। ये बात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ी जाती है, जिसमें एक ऐसे आने वाली तूफान की बात की गई थी जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं वक्त में और देखते हैं कि जब इस भविष्यवाणी के सच होने का वक्त आया तो उस समय दुनिया पर कौन राज कर रहा था। पैगंबर मोहम्मद के बाद सबसे पहले आए राशिदुन खलीफा, जिन्होंने पहली इस्लामी सुपरपावर की नींव रखी। उनके बाद उमैयदों का दौर आया, जिन्होंने इस साम्राज्य को स्पेन से लेकर हिंदुस्तान तक फैला दिया। और फिर आया अब्बासियों का दौर, एक ऐसा समय जिसे आज हम इस्लामी स्वर्ण युग या गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। और इस सुनहरे दौर का दिल था बगदाद शहर, अब्बासी खिलाफत की राजधानी। ये कोई मामूली शहर नहीं था, ये उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर और एडवांस शहर था। ज्ञान, संस्कृति और इनोवेशन का सबसे बड़ा सेंटर। बगदाद की शान थी हाउस ऑफ विजडम, उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। जरा सोचिए, पूरी दुनिया से बड़े बड़े वैज्ञानिक और कलाकार यहाँ जमा होते थे। यहीं पहली बार साइंस पर रिसर्च करने के लिए सरकारी पैसा दिया गया। अलजेब्रा, जो हम सब स्कूल में पढ़ते हैं, उसका आविष्कार अल ख्वारिज़मी ने यहीं किया था। और हाँ, अलादीन और सिंदबाद जैसी कहानियां भी यहीं लिखी गईं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शानदार और ताकतवर सल्तनत आखिर इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? जवाब साम्राज्य के अंदर ही था। अब्बासी खलीफाओं ने अपनी हिफाजत के लिए सेल्जुक तुर्कों की एक जबरदस्त फौज बनाई थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेना था। धीरे धीरे वक्त के साथ जो रक्षक थे वही शासक बन बैठे। असली ताकत फौज के पास चली गई और खलीफा बस नाम के रह गए। बाहर से चमकता हुआ साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था। और देखिए, जब घर अंदर से कमजोर होता है तो बाहर के दुश्मन तो फायदा उठाते ही हैं। यूरोप से ईसाइयों ने यरूशलेम पर दोबारा कब्जा करने के लिए धर्मयुद्ध शुरू कर दिए, जिन्हें क्रूसेड्स कहा जाता है। उन्होंने मुस्लिम दुनिया की आपसी फूट का पूरा फायदा उठाया। और फिर 1099 में वो दिन आया। 450 साल बाद यरूशलेम मुसलमानों के हाथ से चला गया। ये इस्लामी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मुस्लिम दुनिया का सारा ध्यान पश्चिम से आए इन हमलावरों पर था, लेकिन असली खतरा, एक ऐसा तूफान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, वो तो पूरब से उठ रहा था। एक ऐसा नाम जो जल्द ही पूरी दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बनने वाला था, चंगेज खान। चंगेज खान ने अपनी फौज को अजेय बनाने के लिए एक बड़ा क्रूर लेकिन कमाल का असरदार सिस्टम बनाया था। पूरी सेना को 10-10 सैनिकों के ग्रुप में बांट दिया और नियम बहुत सीधा था। अगर लड़ाई में एक भी सिपाही भागा तो उसके ग्रुप के बाकी 9 को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये बहादुरी का नहीं, बल्कि डर से पैदा हुआ फौलादी अनुशासन था। दिलचस्प बात यह है कि चंगेज खान का शुरू में मुसलमानों से लड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। उसने तो दोस्ती का पैगाम लेकर अपने दूत को ख्वारिज़मियन साम्राज्य के शाह के पास भेजा था, लेकिन शाह ने उसके दूत का सिर कटवा दिया। और ये एक ऐसी भयंकर गलती थी जिसने मंगोलों के पूरे कहर को दावत दे दी। अब जो हुआ उसके नतीजे की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। मंगोल हमले के बाद ख्वारिज़मियन साम्राज्य की 90% आबादी खत्म हो गई। 20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लाख लोग जिंदा बचे। ये कोई जंग नहीं थी, ये तो एक पूरी की पूरी सभ्यता का सफाया था। जब चंगेज खान ने बुखारा शहर पर कब्जा किया तो वो एक मस्जिद में गया। वहां शहर के सारे बड़े लोग जमा थे। उनके सामने खड़े होकर उसने जो कहा वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और फिर आया साल 1258, वो साल जिसने इस्लामी स्वर्ण युग का सूरज हमेशा के लिए डुबो दिया। चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने अपनी विशाल फौज के साथ बगदाद पर हमला किया और उस महान शहर को तबाह करके रख दिया। उस तबाही का मंजर कितना खौफनाक था, इसका अंदाजा आप इतिहासकारों की इस बात से लगा सकते हैं। वो लिखते हैं कि फरात नदी पहले तो कई दिनों तक मारे गए लोगों के खून से लाल बहती रही और फिर हाउस ऑफ विजडम की लाखों किताबों की शाही से काली पड़ गई। ये सिर्फ इंसानों का नहीं, ज्ञान का भी कत्लेआम था। बगदाद को मिटाने के बाद मंगोलों का अगला निशाना था मिस्र और इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना। अब मंगोलों के सामने सिर्फ एक आखिरी ताकत बची थी, मिस्र के मामलूक। एक तरफ थी वो सेना जो दशकों से कभी हारी नहीं थी और दूसरी तरफ थी इस्लामी दुनिया की आखिरी उम्मीद,
लेकिन इस पूरी तबाही की कहानी का अंत, यकीन मानिए, बहुत ही हैरान करने वाला है। फिलिस्तीन में एन जालूत नाम की एक जगह पर मामलूक फौज ने मंगोलों का सामना किया। ये मामलूक वो गुलाम थे जो लड़ते लड़ते खुद शासक बन गए थे, और उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने मंगोलों को हरा दिया। इतिहास में ये मंगोलों की पहली बड़ी हार थी, जिसने उनके विजय रथ को हमेशा के लिए रोक दिया। और अब कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे अविश्वसनीय मोड़। जिन मंगोलों ने मुस्लिम जमीनों को रौंद डाला था, उनकी आने वाली पीढ़ियां उन्हीं जमीनों पर बस गईं। उन्होंने उन लोगों के धर्म को समझना शुरू किया जिन्हें उन्होंने हराया था, और फिर धीरे धीरे विजेताओं ने हारे हुए लोगों का धर्म यानी इस्लाम अपना लिया। मतलब जो नाम कभी ओगेदेई और हलाकू हुआ करते थे, वो अब मोहम्मद, तैमूर और बाबर बन चुके थे। सोचिए जरा, जिन लोगों ने इस्लाम को लगभग खत्म ही कर दिया था, अब वही उसके सबसे बड़े रक्षक बन गए। और हाँ, भारत में जिस मुगल साम्राज्य की हम बात करते हैं, उसकी नींव रखने वाले भी चंगेज खान के ही वंशज थे। ये कहानी हमें इतिहास के दो महान साम्राज्य बनाने वालों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ चंगेज खान और उनसे सदियों पहले हजरत उमर। दोनों ने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, लेकिन आज एक को उसकी क्रूरता और आतंक के लिए याद किया जाता है, तो दूसरे को उसके इंसाफ और बेहतरीन प्रशासन के लिए। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, किसी भी साम्राज्य की असली कामयाबी किस चीज़ में है? उसकी ज़मीन के बड़े आकार में, या उन विचारों में जो उसके मिट जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं?